हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मल्याल। तो आप सब जानते ही हैं, हम कल्चर स्टडी कर रहे हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग तरीके से पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और पिछली क्लास में दोस्तों मैंने यहाँ तक कल्चरल इंडस्ट्री तक आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था। तो आई होप एंड प्रे कि आप हर लेक्चर को प्रॉपर सीक्वेंस में देख रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। उसी श्रेणी में दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे एंड आज हम शुरुआत करेंगे इनकोडिंग और डीकोडिंग से। ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है, इवन यूजीसी नेट का जो पेपर 1 रहता है वहाँ पे भी ये रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे एंड इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो बुक किसने दी है, वो सारा भी हम देखेंगे। तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बेसिकली स्टुअर्ट हॉल हैं, जिनका जिक्र मैंने पीछे भी एज ए क्रिटिक एक लेक्चर में किया है। उनकी एक बुक आई थी एनकोडिंग एंड डीकोडिंग इन द टेलीविज़न डिस्कोर्स। तो टेलीविज़न से रिलेटेड जो हमारा मीडिया का ही एक पर्सपेक्टिव है, उनकी ये बुक आई थी इनकोडिंग एंड डीकोडिंग इन द टेलीविज़न डिस्कोर्स, और ये आई है 1973 1973 में। और इसमें उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की, जो हमारा टेलीविज़न है, जो बेसिकली हमारा मीडिया का ही हिस्सा है, उसमें चीज़ें कैसे इनकोड की जाती हैं, यानी कि कैसे कोई चीज़ बनाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है, सीरियल बनाया जाता है, एंड कैसे उसमें कोई मैसेज हम बनाते हैं, और कैसे उसको देखकर जो ऑडियंस है उसको डीकोड करती है, यानी कि उसको देखकर उसे क्या समझ आता है। ठीक है, तो टेलीविज़न मीडिया में जो भी चीज़ आप फॉर्म करते हो मीन्स दैट इज़ इनकोडिंग। यू आर प्रिपेयरिंग अ फिल्म, यू आर प्रिपेयरिंग अ टीवी सीरियल, आप इनकोड कर रहे हो, आप कोई चीज़ बना रहे हो। उसको जब ऑडियंस ने देखा और ऑडियंस को देखकर उसको क्या समझ आ रहा है, वो होता है डीकोडिंग। तो स्टुअर्ट हॉल ने अपनी इस बुक इनकोडिंग एंड डीकोडिंग इन द टेलीविज़न डिस्कोर्स में, जो 1973 में आई है, टीवी में जो आ रहा है वो कैसे बनता है और कैसे उसको हम समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और दोस्तों इस इनकोडिंग और डीकोडिंग के तहत फिर फर्दर उसने 3 चीज़ें बताई हैं कि जब कभी भी आप कुछ इनकोड करते हो, टेलीविज़न में कोई मूवी या सीरियल लेकर आते हो, तो उससे चीज़ें समझकर आप पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो 3 प्रकार की उसने बताया था चीज़ें होती हैं। एक होता है डोमिनेटिंग हेगेमोनिक पोजीशन, एक होता है निगोशिएटेड पोजीशन, और एक होता है अपोजिशनल पोजीशन। ठीक है, सो डोमिनेटिंग या हिगोमोनिक क्या होता है कि आपको टीवी में जो भी दिखाई दिया आप उससे बिल्कुल एग्री कर जाओगे। मान लो कोई मूवी आ गई है स्वतंत्रता सेनानी पर, फ्रीडम फाइटर पे, आपको उसमें जो जो दिखाई गया आपको लगा कि नहीं ये बिल्कुल सच है, आई एग्री विद इट। ठीक है, तो हेगेमोनी मैंने पीछे भी बताया था, जो डोमिनेट करता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसके हम साथ चलते हैं। तो टीवी में अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई गई, कोई भी मैसेज इनकोड किया गया, और जब आपने उसको डिकोड किया, आपने उसको समझा, आप उसके साथ एग्री कर रहे हो, तो वो सबसे पहली डिकोडिंग होती है डोमिनेंट या हेगेमोनिक पोजीशन। दूसरा होता है नेगोशिएटेड। नेगोशिएट क्या होता है, थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी, यानी कि जो दिखाया गया आप उसके साथ टोटलिटी में एग्री नहीं करोगे, थोड़े के लिए आप हाँ कर दोगे कि ठीक है, और थोड़े के लिए आप मना कर दोगे। और लास्ट पर नॉट द लीस्ट है अपोजिशनल, यानी कि आप टोटली एंटी हो, जो आपके सामने दिखाया गया है आप उसको एग्री ही नहीं करोगे, आप कहोगे ये प्रॉपर जो है गलत कहा गया है। ओके, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है कि कैसे सीरियल या मूवी बन के टीवी पे दिखाए गए वो इनकोडिंग, और उसको देखकर आपको क्या समझ आया वो डिकोडिंग। तो आपको 3 प्रकार की चीज़ें समझ आती है, या तो आप उससे एग्री कर जाते हो तो डोमिनेट या हेगेमोनिक पोजीशन होती है, या आप निगोशिएट करते हो, आप थोड़े में एग्री करोगे थोड़े में ना करोगे, बीच की सिचुएशन होती है, और लास्ट होती है आप उसके टोटली अपोजिट होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बेसिकली स्टुअर्ट हॉल ने जब ये अपनी इनकोडिंग डिकोडिंग वाली बुक दी थी, तो उसने बार्थस एंड अम्बर्टो इको के भी सेमियोटिक मॉडल इसमें जो है कंसीडर किए थे। यानी कि स्टुअर्ट हॉल ने एकदम से नहीं ये सारा कॉन्सेप्ट इनकोडिंग या डिकोडिंग का हमको समझाया। बार्थस और अम्बर्टो इको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिटिक है, राइटर हैं, उनके भी जो सेमियोटिक मॉडल थे, सेमियोटिक मॉडल होते हैं लैंग्वेज को समझाने वाले जो मॉडल हैं, कि कैसे आपके सामने कुछ बोला जा रहा है आप उससे समझ रहे हो, उसको भी उसने कंसीडर किया। पहले उसने देखा कि बार्थिस या अम्बर्टो इको ने क्या कहा है अपने मॉडल में कि लैंग्वेज को कैसे समझना एंड और उस समझने के आधार पर उसने अपनी जो है ये चीज़ बनाई। ठीक है, क्लियर है। इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड बुक किसने दी, किस साल दी, कितने प्रकार की
क्या होता है। तो ये सारा ये एक एक पॉइंट एक एक MCQ है। आई होप आपको याद हो गया होगा, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये समझाया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक है इंटरसेक्सुअलिटी। ठीक है, अब है कि इंटरसेक्सुअलिटी क्या होता है, सॉरी इंटरसेक्सुअलिटी नहीं है, यह है इंटरटेक्सुअलिटी। टेक्सुअलिटी जो टेक्स्ट होता है, लिखा हुआ है। तो इंटरटेक्सुअलिटी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके सामने कोई भी चीज लिख कर आती है ना, तो आप जो टेक्स्ट आपके सामने होता है, तो इंटरटेक्सुअलिटी सबसे पहले जो टर्म है ये दी थी जूलिया क्रिस्टेवा ने। ठीक है, जूलिया क्रिस्टेवा ने दी है इंटरटेक्सुअलिटी टर्म, जो क्या कहता है कि आपके सामने जो भी टेक्स्ट होता है, कोई भी लिखी हुई चीज आप पढ़ रहे हो, वो खुद में अकेली नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजों का अमालगम है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं इंटरटेक्सुअलिटी पे लिख कर आपके सामने ला रही हूँ, तो मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी होगी, कितनी सारी चीजें समझी होंगी, कितनी सारी चीजों से गो थ्रू गई होगी, फिर जाके फाइनल ये एक डेफिनेशन मैंने इंटरटेक्सुअलिटी के आपके सामने लिखी होगी। तो वैसे ही आपके सामने जो भी टेक्स्ट होता है, आपके सामने जो भी चीजें लिख कर आती हैं, वो सिर्फ लिखा हुआ ही मत समझिए, उसके पीछे बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों का अमालगम है, वो आपने समझ के चलना है, तब वो बना है। तो इंटरटेक्सुअलिटी टर्म दी थी जूलिया क्रिस्टेवा ने, जिसके तहत टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ होता है वो अकेला नहीं है, उसके अंदर और बहुत कुछ होता है, वो अमालगम है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी चीजें हुई होंगी एंड और फिर जाके वो क्रिएट हुआ होगा। किसने टर्म दी, इसका क्या मीनिंग है, ये सारा आई होप आपको याद हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी साइबर फेमिनिज्म की। ठीक है, साइबर फेमिनिज्म, देखो साइबर आप सब जाते हैं, इंटरनेट की बात होगी, फेमिनिज्म हो गया जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं। साइबर प्लस फेमिनिज्म, साइबर यानी कि इंटरनेट एंड फेमिनिज्म जो हम वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं। तो साइबर फेमिनिज्म और कुछ नहीं है, सबसे पहले जो टर्म है साइबर फेमिनिज्म, ये दी थी सैडी प्लांट ने 1994 में। ठीक है, 1994 में 1994 में सैडी प्लांट ने साइबर फेमिनिज्म टर्म दी है। और इसका मतलब सिंपल है, जो साइबर स्पेस है, जो इंटरनेट की बात करते हैं, उसमें फीमेल की आइडेंटिटी क्या है, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, फीमेल की इक्वालिटी कितनी है, फीमेल का एक्सपीरियंस कैसा है, यानी कि जो इंटरनेट की हम बात करते हैं, वहां पे वुमेन की पोजीशन क्या है, क्या वहां पे फेमिनिज्म है, क्या वहां पे इक्वालिटी है, हर चीज को लेकर कैसे वुमेन को पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो सारा दोस्तों साइबर फेमिनिज्म में आता है। साइबर प्लस फेमिनिज्म, इंटरनेट में वुमेन की पोजीशन क्या है, और ये टर्म दी थी सैडी प्लांट ने 1994 में। उसके बाद दोस्तों आगे ये फर्दर काइंड ऑफ बुक है, जर्नल है, डिसजंक्चर एंड डिफरेंस इन ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी, जो अर्जुन अपादुराई ने दी थी। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अर्जुन अपादुराई आपके एक क्रिटिक ही हैं, कल्चरल क्रिटिक हैं। इनका वर्क आया था, इनकी बुक आई थी डिसजंक्चर एंड डिफरेंस इन ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी, यानी कि कैसे डिफरेंस है अगर हम पूरे ग्लोब के लेवल पे कल्चर की बात करें एंड इकोनॉमी की बात करें, है ना। आप कहीं भी जाइए दोस्तों, हर डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, इकोनॉमिक स्टेट जो स्टेज है वो डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो उसको अर्जुन अपादुराई ने अपनी बुक में इनकलकेट किया है। और इसमें मैंने बेसिकली 5 चीजें हाईलाइट की थी, एथनोस्केप, मीडियास्केप, आइडियोस्केप, फाइनेंशियोस्केप एंड टेक्नोस्केप। ठीक है, तो जब उन्होंने बताया ना कि पूरे ग्लोब लेवल पे, धरती के लेवल पे कैसे डिफरेंस है, कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, हर जगह का अपना कल्चर है, अपने खान पान, रहन सहन, पहनावा है ना, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इकोनॉमी सबकी अलग अलग है, कई कितने गरीब है, कई अमीर हैं, कई मीडियोकर है, तो इकोनॉमी भी डिफरेंट है एंड कल्चर भी डिफरेंट है। उन्होंने बेसिकली 5 चीजें यहाँ पे बताई थी। अभी जो 5 चीजें हैं, एथनो, मीडिया, आइडियो, फाइनेंस, टेक्नो, सब के आगे स्केप लगा है। ठीक है, तो देखो एथनो का मतलब होता है एथनिसिटी। ठीक है, एथनिसिटी जैसे हमारे भारत का एथनिक पहनावा क्या है, वुमेन के लिए साड़ी एंड मैन के लिए धोती। तो एथनो होता है जो पीछे से हमारे चले आ रहे रिचुअल्स हैं, दैट इज एथनिक। या हमारे यहाँ पे शादी कैसे होगी, एथनिक वे से, वो धर्म, हम सारे मंत्र वगैरह पढ़े जाएंगे, वो होता है एथनिसिटी। मीडिया स्केप, मीडिया हो गया, मीडिया आप सब जानते हैं आजकल मीडिया की वजह से भाई ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हर जगह की चीज यहाँ से वहां पहुंच रही है, तो मीडिया का क्या रोल है। तीसरा है आइडियोस्केप, आइडियो हो गया आइडियोलॉजी, अब सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है।
अब आप देख सकते हैं कि हर देश ना वेस्टर्नाइज हो रहा है, हर देश वेस्टर्न कंट्री को फॉलो कर रहा है, खान पान में, रहन सहन के, वहाँ की आइडियोलॉजी वो फॉलो कर रहा है। जैसे मैं डिवोर्स को लेकर बात करूँ कि भारत में पहले डिवोर्स नाम मात्र के बराबर होते थे, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो वो वेस्टर्न सभ्यता का हम प्रभाव कहते हैं। फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट, हर जगह की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, हर जगह फाइनेंस यानी कि पैसे का फ्लो अलग है। और टेक्नोस्केप यानी कि टेक्नोलॉजी में कई देश बहुत आगे हैं जैसे जापान एंड ऑल, कई देश बहुत ही पीछे हैं, कई मीडियम स्टेज में हैं जैसे कि इंडिया। तो बेसिकली ना जो अर्जुन अप्पादुराई की बुक आई थी डिसजंक्चर एंड डिफरेंस इन ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी, उन्होंने ये 5 चीज़ों के माध्यम से एक्सप्लेन किया था कि कैसे कल्चर लेवल पे और इकोनॉमी लेवल पे डिफरेंस होता है। एक तो एथनिक लेवल पे हर जगह की अपनी अपनी एथनिसिटी रहती है, अपना अपना खान पान, रहन सहन, पहनावा रहता है। मीडिया लेवल पे मीडिया जो हर जगह पहुंच गया है, तो ग्लोबलाइजेशन हो गई है, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जा रही है। मोमो पहले सिर्फ चाइना में बनते थे, पूरे विश्व में बनते हैं। आइडियोस्केप हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की, हर एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी के पीपल की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी सोच है। फाइनेंशियल स्केप फाइनेंस का जो फ्लो है सब जगह अलग अलग है। अब जब अलग अलग फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वहाँ के कल्चर पे भी प्रभाव पड़ेगा, जितना पैसा होगा उतना बोलता है, उसके हिसाब से उनका रहन सहन एंड ऑल होगा। टेक्नोस्केप टेक्नोलॉजी आल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। अब मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक मैरिड फीमेल हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे घर पे टेक्नोलॉजी एंड ऑल है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, तो ऑब्वियसली मेरा काम जल्दी होगा, तो मैं ज़्यादा इफेक्टिवली आपके लिए पढ़ाने के लिए आ सकती हूँ। तो फर्दर उन्होंने फिर बताया कि एथनिसिटी के चेंजेस रहते हैं, मीडिया लेवल पे चेंजेस रहते हैं, आइडियोलॉजी डिफर करती है, फाइनेंस लेवल डिफरेंट होता है और टेक्नोलॉजी लेवल डिफरेंट होता है, जिस वजह से ओवरऑल ग्लोब यानी कि धरती के अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश, अलग अलग जगह पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो इनके नेम है उसी से ही क्लियर हो जाता है कि क्यों भी डिफरेंस है। एथनिसिटी, मीडिया, आइडियोलॉजी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यही मैंने आगे सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये मैंने अभी आपको सारा पढ़ा दिया। एथनो से एथनिसिटी का डिफरेंस, आइडियो से आइडियोलॉजी का डिफरेंस, मीडिया से मीडिया का डिफरेंस, टेक्नो से टेक्नो का डिफरेंस। फाइनेंसोस्केप दिया नहीं है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो जो ये वर्ड है उसी के शुरू की मीनिंग देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अप्पादुराई ने बुक दी, ग्लोबल लेवल पे कल्चर एंड कैसे इकोनॉमी लेवल पे डिफरेंस होता है, उसके रीजन बताए। उसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, एंड मीडियम इज द मैसेज एंड ऑल, इसी हम देखेंगे आने वाली क्लास में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, माइंड में सारा आपको अच्छे से बैठ गया है। अगेन कहना चाहती हूँ, हर सेशन को प्रॉपर सीक्वेंस में देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से याद करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ना। और अगर आप कंप्लीट अच्छे से करना चाहते हो तो यही माइंड ब्लोइंग पूरा कोर्स जो है पॉकेट पढ़ाई ऐप पर अवेलेबल है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो है कोर्स बाय कर सकते हैं। और जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी है इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट पेपर 2 का, वो भी अवेलेबल है। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलेंगे दिल से दिल तक एक धक धक सेशन में आने वाली क्लास में। टिल देन ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और भाई क्रैक करना है पर अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से। एंड आई होप आपको प्यार हो रहा है, इश्क मोहब्बत हो रही है लिटरेचर से। टेक केयर।